नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला को शुरू किया था, जिसमें हमने 3 कक्षाएं ले ली थी और आज हम इसके पार्ट 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमने देखा था पिछली क्लासों तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ को, जिसके लेखक गारसादी तोशी थे। जिस गारसादी तोशी के ग्रंथ का नाम इस्तवार दलालित्य तित्रु एंदुए हिंदुस्तानी था, जो मित्रों 1839 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था मित्रों? 1839 में प्रकाशित हुआ था मित्रों। उसके बाद में हमने देखा था इस ग्रंथ में कुल 738 कवि थे, जिसमें हिंदी के कवि 72 और उर्दू के कवि 766 थे। इस प्रकार इसमें कुल कवि कितने हुए दोस्तों? 738। इस ग्रंथ में इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी में कुल कवि कितने थे दोस्तों? 738 कवि थे। और इस ग्रंथ की भाषा फ्रेंच थी। इस ग्रंथ की भाषा क्या थी दोस्तों? फ्रेंच थी। और इस ग्रंथ इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया था मित्रों। इसके बाद हमने अध्ययन किया था शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज का। शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ था मित्रों? कमेंट करके बताइए। शिव सिंह सरोज ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? 1883 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, सर्वमान्य मतानुसार। इसमें 1003 कवि थे। शिव सिंह सरोज में कुल कवि कितने थे मित्रों? 1003 कवि थे। और ये हिंदी भाषा में था, हिंदी भाषा में रचित ग्रंथ था। शिव सिंह सरोज जो प्रथम हिंदी भाषा में रचित ग्रंथ भी माना जाता है दोस्तों। इसमें भी कवि क्रम वर्णमाला अनुसार था। काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था मित्रों। और मित्रों, शिव सिंह सरोज ग्रंथ का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकाशन वर्ष 1833 माना है। रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष कितना माना है दोस्तों? 1833। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है मित्रों 1883। इसके बाद में हमने ग्रियर्सन के ग्रंथ की बात की थी। ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन का ग्रंथ कौन सा था मित्रों? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी भाषा अंग्रेजी थी और ये ग्रंथ 1889 में प्रकाशित हुआ था मित्रों। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में प्रकाशित हुआ था मित्रों। लेकिन मित्रों याद रखना, ये ग्रंथ 1888 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के विशेषांक में प्रकाशित हुआ था 1888 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के अनुसार इसका प्रकाशन वर्ष 1889 माना जाता है और सर्वमान्य मतानुसार भी 1889 है। इसलिए इसका आंसर 1889 ही सही माना जाता है। कि किसका दोस्तों? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी थी। इस ग्रंथ में कुल 951 कवि थे। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था मित्रों। किसने किया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने। और इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था दोस्तों 1952 में। और किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद 1957 में किया था मित्रों। कब किया था मित्रों? 1957 में। आगे चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे मिस्र बंधुओं का। किसका अध्ययन करेंगे मित्रों? मिस्र बंधुओं का। मिस्र बंधुओं का ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं का ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र। कौन कौन थे मिस्र बंधु? श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र दोस्तों मिस्र बंधुओं को याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई है, सुख श्याम गणेश। याद करना दोस्तों, सुख श्याम गणेश। सुख से हो जाएगा सुखदेव बिहारी मिस्र, श्याम से श्याम बिहारी मिस्र, गणेश से गणेश बिहारी मिस्र। इस प्रकार ट्रिक बनती है दोस्तों, सुख श्याम गणेश। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष देखते हैं दोस्तों।
प्रथम इसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे मित्रों, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ के कुल 4 भाग है दोस्तों। मिस्र बंधु विनोद के कुल कितने भाग है दोस्तों? 4 भाग है। इसका प्रकाशक इंडियन प्रेस इलाहाबाद है। अब देखते हैं मित्रों इसकी भाषा क्या थी। मिस्र बंधु विनोद हिंदी भाषा में रचित ग्रंथ था। यह पहला ग्रंथ है जिसमें हिंदी भाषा में काव्य विभाजन और नामकरण किया गया था। कौन सा? मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में काव्य विभाजन और नामकरण किया गया था मित्रों। इस ग्रंथ में 5000 कवियों का लेखा जोखा मिलता है। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में 5000 कवियों का लेखा जोखा मिलता है मित्रों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं पद्धति। क्या देखते हैं दोस्तों? पद्धति कि इस ग्रंथ की पद्धति क्या थी। ये ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर आधारित था मित्रों। किस पर था मित्रों? कालानुक्रम पद्धति पर। कालानुक्रम पद्धति का अर्थ होता है मित्रों, इसमें कालानुक्रम पद्धति में कवि के जन्म वर्ष को आधार बनाया जाता है। किसको आधार बनाया जाता है मित्रों? कवि के जन्म वर्ष को आधार बनाया जाता है, और जन्म वर्ष को आधार बनाकर ही रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार मिस्र बंधु ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। मिस्र बंधु ने पहली बार तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया था। मिस्र बंधु ने पहली बार किस पद्धति का सहारा लिया था मित्रों? तुलनात्मक पद्धति का। इन्होंने रीतिकाल के नीच कवियों की तुलना की थी। मिस्र बंधु ने शोध पद्धति का सहारा लिया था। मिस्र बंधु ने किस पद्धति का सहारा लिया था? शोध पद्धति का सहारा लिया था मित्रों, याद रखना। मिस्र बंधु ने अपना जो ग्रंथ है ना, ये मिस्र बंधु विनोद, इसकी प्रमाणिकता नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथों से मानी है। इन्होंने किंवदंतियों, कथानक, कहावतों, रूढ़ियों और चमत्कारी घटनाओं को भी आधार बनाया था। मिस्र बंधु ने अपने ग्रंथ में भाषा के विकास को क्रम से दर्शाया। मिस्र बंधु ने अपने ग्रंथ में भाषा के विकास को क्रम से दर्शाया मित्रों, और उसे साहित्य के विकास से जोड़कर देखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को भी भाषिक विकास के साथ साथ ग्रंथ में दर्शाया है मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। अब देखते हैं नामकरण कि मिस्र बंधु ने अपने ग्रंथ का नाम मिस्र बंधु विनोद क्यों रखा। मित्रों, मिस्र बंधु ने अपने ग्रंथ का शुरुआत में नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा था। मिस्र बंधु ने अपने ग्रंथ का शुरुआत में नाम क्या लिखा था? क्या रखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास रखा था मित्रों। क्या रखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथ में 5000 कवियों का उल्लेख होने के कारण इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास और कविवृत संग्रह रखा। इस ग्रंथ में 5000 कवियों का उल्लेख होने के कारण मिस्र बंधु ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास और कविवृत संग्रह नाम रखा था। अंत में इन्होंने इसे मिस्र बंधु नाम से पुकारा, और यही नाम इस ग्रंथ के लिए रूढ़ हो गया। तो याद रखना मित्रों, मिस्र बंधु का ग्रंथ कौन सा है? मिस्र बंधु विनोद। आचार्य शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ को कवित्वव्रत संग्रह नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा है? कवित्वव्रत संग्रह नाम से पुकारा। याद रखना दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ को कवित्वव्रत संग्रह नाम से पुकारा है। अब देखते हैं दोस्तों, ये ग्रंथ एकांकी दृष्टिकोण पर आधारित था। एकांकी दृष्टिकोण कैसे? देखते हैं दोस्तों। मिस्र बंधु 3 भाई थे। मिस्र बंधु कितने भाई थे दोस्तों? 3 भाई थे, और तीनों की एक ही विचारधारा थी। इसलिए इस ग्रंथ को एकांकी दृष्टिकोण वाला ग्रंथ कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। क्या देखते हैं दोस्तों? मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन 5 भागों में किया था। मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन कितने भागों में किया था मित्रों? 5 भागों में किया था। और मिस्र बंधुओं का ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधुओं का ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। और मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन 5 भागों में किया था दोस्तों। अब देखते हैं मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किन किन नामों से किया था? आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन 5 भागों में, जो 5 भाग कौन कौन से दोस्तों? आरंभिक काल है, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। आरंभिक काल का समय देखते हैं मित्रों। आरंभिक काल का क्या देखते हैं मित्रों? समय देखते हैं मित्रों।
क्या देखते हैं दोस्तों, आरंभिक काल का समय देखते हैं दोस्तों। आरंभिक काल का समय दोस्तों विक्रम संवत 700 से, विक्रम संवत 700 से। आरंभिक काल का समय मित्रों विक्रम संवत 700 से 1444। कितना है मित्रों, 1444। याद रखना दोस्तों, आरंभिक काल का समय विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1444। माध्यमिक काल का समय में है मित्रों विक्रम संवत 1444 से विक्रम संवत नहीं, माध्यमिक काल का समय मित्रों विक्रम संवत 1445 से 1680। माध्यमिक काल का समय विक्रम संवत 1445 से 1680। अलंकृत काल का समय है दोस्तों विक्रम संवत 1681 से 1790। अलंकृत काल का समय मित्रों विक्रम संवत 1681 से 1889 सॉरी। अलंकृत काल का समय दोस्तों विक्रम संवत 1681 से 1889। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से है मित्रों। आरंभिक काल के दो भागों में बांटा है, पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल को पूर्वारंभिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल को दो भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अब देखते हैं दोस्तों आरंभिक काल, पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, दो भागों में बांटा है। पूर्वारंभिक काल का समय है विक्रम संवत 700 से 1343। पूर्वारंभिक काल का समय है विक्रम संवत 700 से 1343। उत्तरारंभिक काल का समय है विक्रम संवत 1344 से 1444। अब देखते हैं दोस्तों माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को दो भागों में, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में बांटा है। पूर्वी माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560। पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय मित्रों 1561 से 1680। अब देखते हैं दोस्तों अलंकृत काल। अलंकृत काल को दो भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 से 1790। पूर्व अलंकृत काल का समय मित्रों 1681 से 1790। उत्तर अलंकृत काल का समय है 1791 से 1889। उत्तर अलंकृत काल का समय 1791 से 1889। परिवर्तन काल का समय विक्रम संवत 1890 से 1925 और वर्तमान काल का समय 1926 विक्रम संवत से वर्तमान तक दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इस ग्रंथ को मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ को जब मिस्र बंधुओं ने रचना की थी तो इनका उद्देश्य मनोरंजन था। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ की जब मिस्र बंधुओं ने रचना की थी तो इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, मनोरंजन था। उद्देश्य क्या था इस ग्रंथ का, मनोरंजन करना था। क्या करना था मित्रों, मनोरंजन। याद रखना मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का उद्देश्य था मनोरंजन करना। और अब देखते हैं दोस्तों इस ग्रंथ पर आरोप क्या लगा है। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ पर आरोप लगा इतिवृत्तात्मकता का। इतिवृत्तात्मकता। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ पर क्या आरोप लगा है दोस्तों, इतिवृत्तात्मकता, अर्थात इसमें वर्णन की अधिकता है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है दोस्तों वर्णन की अधिकता। इसलिए इस ग्रंथ पर इतिवृत्तात्मकता का आरोप लगाया है आलोचकों ने दोस्तों, क्योंकि इसमें 5000 कवियों का उल्लेख था, उनकी रचनाओं का उल्लेख था और जन्म काल का उल्लेख था। इन्होंने इन लेखकों का परिचय लेने में और इनकी रचनाओं को करने में चमत्कारी घटनाओं को भी माना है और कल्पना आधारित भी माना, इसलिए इसे इतिवृत्तात्मक ग्रंथ का इतिवृत्तात्मकता का आरोप मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ पर आलोचकों ने लगाया है दोस्तों। आगे चलते हैं मित्रों 1910 में, कब दोस्तों, 1910 में हिंदी नवरत्न ग्रंथ मिस्र बंधुओं ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था मिस्र बंधुओं ने, हिंदी नवरत्न। कौन सा ग्रंथ लिखा था, हिंदी नवरत्न। 1910 में मिस्र बंधुओं ने एक ग्रंथ और लिखा था जिसका नाम क्या था, हिंदी नवरत्न। इस ग्रंथ में 9 कवि थे मित्रों। हिंदी नवरत्न ग्रंथ में कितने कवि थे, 9 कवि थे मित्रों।
हिंदी नवरत्न ग्रंथ में 9 कवि थे, जिनको एक क्रम से याद रखते हैं दोस्तों। क्रम क्या है? सूर, तुलसी, कबीर। सूर, तुलसी, कबीर मित्रों, एक कोष्टक बनाते हैं। फिर दूसरे में चलते हैं मित्रों, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र और चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। क्या है? सूर, तुलसी, कबीर, हरीशचंद्र, चंद्र बरदाई, केशव देव बिहारी। तीसरा ब्लॉक क्या है दोस्तों? केशव देव बिहारी, केशव देव बिहारी और त्रिपाठी बंधु। क्या है मित्रों? त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में दो थे, भूषण और मतीराम, भूषण और मतीराम। अब देखते हैं मित्रों, क्या देखते हैं मित्रों कि जो मिस्र बंधुओं ने 1910 में हिंदी नवरत्न ग्रंथ लिखा था। मिस्र बंधुओं ने 1910 में हिंदी नवरत्न ग्रंथ लिखा था दोस्तों। इस ग्रंथ में 9 कवि है मित्रों। हिंदी नवरत्न ग्रंथ में कितने कवि थे मित्रों? 9 कवि थे। देखते हैं दोस्तों कौन से? सूर, तुलसी, कबीर, सूर, तुलसी, कबीर, हरीशचंद्र, चंद्र बरदाई। 5 हो गए ना दोस्तों। सूर, तुलसी, कबीर, हरीशचंद्र, चंद्र बरदाई, केशव देव बिहारी, केशव देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु में भूषण मतीराम। भूषण मतीराम को एक ही माना जाता है दोस्तों। इन नामों को गिनोगे तो 10 होंगे, 10 लेखकों के नाम होंगे, परंतु त्रिपाठी बंधु को एक ही माना जाता है, इसलिए इसमें मात्र 9 कवि माने जाते हैं। और ये दोस्तों ये आंकड़ा ऑथेंटिक है। हिंदी नवरत्न ग्रंथ के कवियों को इसी प्रकार याद रखना दोस्तों। सूर, तुलसी, कबीर, सूर, तुलसी, कबीर, हरिश्चंद्र, चंद्र बरदाई, केशव देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु में भूषण मतीराम। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिंदी साहित्य की इस अद्भुत नोट्स पर आधारित क्लास को देखने के लिए चैनल पर बने रहे दोस्तों। धन्यवाद।